नमस्कार साथियों। अभी हम आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं, अजमेर के चौहान, और उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो जयचंद गढ़वाल है वो अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करवाता है, और उसे स्वयंवर में वो पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता। और पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के लिए जो मेन द्वार था, जैसे ये किले का एंट्री गेट मान लीजिए, तो यहां पर द्वारपाल का जो जगह है, यहां इसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा करके रखवा दी। मतलब जैसे द्वारपाल खड़ा होता है हाथ में वो लाठी से लेके, उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति खड़ी करवा दी यहां पर। तो जो भी, ताकि कोई भी शासक जो भी आएंगे जिनको मैंने बुलाया है वो पृथ्वीराज को देखे और हंसी उड़ाए इसकी। तो यह होता है। अब ये सब घटनाएं पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। तो बाकी जो सारे शासक वगैरह हैं वो आते हैं यहाँ पे, और शासक राजकुमार वगैरह वो एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, सब बताते हैं भाई ये पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है ये। तो कई तो हंसी उड़ाते हैं, और कई मन ही मन सोचते हैं कि जयचंद गढ़वाल का दिमाग क्यों खराब हुआ है, क्यों इसको जानबूझ के इसको आमंत्रित कर रहा है कि आके कोई आक्रमण करे। लेकिन अब ये घटनाक्रम चल रहा होता है। संयोगिता, अब चूंकि वो सारे जो हैं जितने भी राजा वगैरह आ गए, जैसे मान लीजिए लाइन में सारे राजा खड़े हैं, ये सब यूं राजा ही राजा है। संयोगिता आती है यहां से, जयचंद गढ़वाल उसको कहता है कि बेटी जाओ माला पहनाओ जिसको जो तुम्हें पसंद हो। संयुक्ता कहती है ठीक है पापा। माला लेकर के जाती है, सबसे पहले इधर गई। अब ये खुश हुआ कि अच्छा अच्छा मेरे माला डालेगी, लेकिन इसके माला नहीं डाली। फिर इधर गई, फिर ये खुश हुआ, थोड़ा रुकती है, फिर आगे चली जाती है। इस तरह से करते करते ये किसी के भी गले में माला नहीं डालती। और लास्ट में जो बाहर द्वारपाल की मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति के गले में वो माला डाल देती है। और सारे राजा देखते रह जाते हैं कि भाई यहां तो मामला ही कुछ और लग रहा है। और इतने में ही पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि पृथ्वीराज जो है वो अपने कुछ सैनिकों के साथ भेष बदल करके और यहां पर पहुंच गया था, और उसी द्वारपाल की जो वो मूर्ति होती है द्वारपाल के रूप में, वहीं से अचानक पृथ्वीराज चौहान सामने आ जाता है, और संयोगिता की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब जैसे मान लो आपको कोई बहुत ज्यादा जो है वो लाइक हो, आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो या किसी को प्रेम करते हो, और आप देखने के लिए उसको उत्सुक हो कि मैं उसको एक बार देखूं देखूं, बस एक बार दिख जाए, बस एक बार दिख जाए। और अचानक मान लीजिए आप कोई सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए, और सब्जी खरीदते टाइम पड़ोस में किसी ने बोला कि भैया आलू क्या भाव है, और अचानक आपकी नजर गई, मतलब जो सब्जी खरीदने के लिए कोई मान लो पास में कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, और आपको यह आवाज सुनाई दी कि किसी ने उस सब्जी वाले से भाव पूछा कि भैया आलू क्या भाव है, और आपके वो आवाज सुनाई दी, और ज्यों ही आपने देखा तो अब आपकी क्या हालत होगी। वही हालत किसी की हुई संयोगिता की, कि अचानक हीरो ने एंट्री ली, और वहां से संयोगिता को अपने घोड़े पे बैठा के वो भागता है। और कहते हैं कि जो किले की द्वार थी, चूंकि वो गेट वगैरह सामने इन्होंने बंद कर दिए थे, अरे गेट बंद करो गेट बंद करो, पृथ्वीराज तो संयोगिता को लेके भाग रहा है। तो वो जो किले का द्वार था वहीं से कहते हैं घोड़े सहित ये इसको लेकर के कूद गया था, और वहां से भाग करके पृथ्वीराज इसको वापस ले आता है, वापस क्या लेके आ जाता है, और संयोगिता से विवाह करता है। और कुछ जो सैनिक इसके साथ में गए थे वो उन सैनिकों को रोकने का प्रयास करते हैं, और वहीं युद्ध करते हुए शहीद होते हैं, और पृथ्वीराज यहां संयोगिता को लेकर के आ जाता है। अब इनमें स्थायी रूप से जो है वो दुश्मनी हो जाती है जयचंद गढ़वाल में और किसमें, पृथ्वीराज चौहान में। अब संयोगिता क्या वास्तव में थी या नहीं थी, यानी ये जो कहानी घटनाक्रम जो बताया है, ये तो किस तरह से इतिहासकारों को लगता है कि भाई इतना भी नहीं हुआ होगा। जयचंद गढ़वाल, पहली बात तो है ये स्वयंवर का आयोजन क्यों करवाएगा, कोई इतना भी बड़ा शासक नहीं था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है करवाए भी हो। आप इस चीज को समझ रहे हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं है यहाँ। फिर क्या वो द्वारपाल के रूप में मूर्ति क्यों रखवाएगा, हो सकता है, कुछ कहते हैं हो सकता है रखवाई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ये इतने मजबूत शासक के वहां एंट्री करना और उसको घोड़े सहित लेके कूद जाना, तो क्या यार ये बातें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाली लग रही है, जैसे वो बाहुबली फिल्म में है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में।
तो फिर क्वेश्चन चिन्ह यह आता है कि संयोगिता कोई वास्तव में कोई थी या नहीं थी। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि नहीं, संयोगिता नहीं थी, यह पृथ्वीराज रासो जो है केवल उसी में लिखा गया है। लेकिन जैसे पंडित दशरथ शर्मा और भी कई हैं, अबुल फजल, कई इतिहासकार हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि नहीं, संयोगिता बिल्कुल थी और इनमें प्रेम था। तो ये सच्ची बात इनमें सच्ची है कि ये इससे विवाह करता है, इससे जयचंद गढ़वाल की इच्छा के विरुद्ध। बाकी चीजें अतिशोक्तिपूर्ण हो सकती है कि उसको लेकर के भागना और ये बिल्कुल घोड़े सहित उसको लेके कूद जाना, लेकिन क्या हाँ ये बात सही है। अब स्थायी रूप से दुश्मनी होगी। अच्छा, मैं एक चीज ये आपको ये बता दूं कि इतिहासकार ये कहते हैं कि ये विवाह होता कब है। तो ये विवाह होता है जो तराइन का पहला युद्ध होगा 1191 ईस्वी के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा, तराइन का पहला युद्ध होता है। उसके बाद में जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की बड़ी बुरी तरह हार होती है, उस हार के बाद यह विवाह होता है। और एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि इस विवाह के बाद में पृथ्वीराज के नैतिक मूल्यों में गिरावट ही दिनों दिन आती है। यह सब इतिहासकार कह रहे हैं, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इतिहासकार बोल रहे हैं। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो इतिहासकारों ने लिखा है। इस विवाह के पश्चात, और चूंकि वो मोहम्मद गोरी को वैसे ही हरा चुका था 1191 में जो तराइन का युद्ध होगा, गोरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान का जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर था। उसके बाद यह विवाह होता है, इसकी इच्छा के विरुद्ध, जयचंद गढ़वाल की इच्छा के विरुद्ध यह विवाह करता है। और इसके पश्चात पृथ्वीराज का राज कार्य से पूरी तरह से ध्यान हट जाता है और ये खुद भी अभ्यास करना जो है वो भी नहीं करता और पूरी तरह से सुरा और सुंदरी के अंदर लीन हो जाता है। और यहीं से पृथ्वीराज का जो है वो पतन शुरू होता है। तो ये सब इतिहासकार कहते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, अब जो युद्ध था तराइन वाला, ये तो चलो जो एक घटना थी संयोगिता वाली। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहां दिल्ली है जैसे, और ऊपर जो पंजाब हरियाणा वाला भाग है उधर पड़ता है भटिंडा, जिसको आप तबर हिंद या सर हिंद, ये सब इसी भटिंडा के नाम में हैं। इधर गजनी के अंदर गौर प्रांत के अंदर गोरी होते थे, तो इसलिए गौर प्रांत कहते तो गोरी कहते थे। गोरी में एक व्यक्ति था गयासुद्दीन गोरी। तो ये जो गजनी वाला भाग था, गौर प्रांत भी कहां था, ये भी अफगानिस्तान में, गजनी भी अफगानिस्तान में। तो चूंकि गजनी वजनी अब जो कमजोर हो चुके थे, कोई शासक वगैरह होंगे पहले के, उनको हटाकर ये गजनी पर भी अधिकार कर लेते हैं और अब वहां का सर्वेसर्वा होता है जो है गयासुद्दीन गोरी। चूंकि ये महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के लोग थे और आगे से आगे ये फैल भी रहे थे इधर हिंदुस्तान की तरफ। मैं आपको हिंदुस्तान का ही मैप दिखाता हूं। ये देखिएगा भारत का मैप है, थोड़ा इसमें आप इस तरह से देखिए। यहां जो गजनी गौर वाला मैंने आपको बता ही दिया। ये जो पाकिस्तान भी उस समय पूरा ये भारत का, ये पूरा इसी तरह से एक पूरा ही पार्ट था। इसमें अलग अलग जैसे रियासतें, लाहौर, ये अलग अलग, या उस टाइम जो है मुस्लिम और ये कईयों के शासन वगैरह हुआ करते थे अलग अलग। और इधर ये ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान और इधर अफगानिस्तान में था गजनी। तो गजनी के अंदर जो है वो गियासुद्दीन गोरी जो होता है वो अपने भाई किसको, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के नाम से जिसको आप सब जानते हैं। इस गोरी को आगे विस्तार के लिए, चूंकि इनका जो तुर्की साम्राज्य उसको ये फैलाना चाहता था और ये चाहता था कि मैं आगे से आगे हिंदुस्तान पर भी कब्जा करूं। तो हिंदुस्तान पर अगर इसको कब्जा करना है तो इसको दो जगहों को हराना, जीतना बहुत जरूरी है। एक तो था दिल्ली ये, और दूसरा था अजमेर, क्योंकि उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के समय इतना मजबूत था। ये ऊपर ये पूरा ये सारा हिस्सा जो है ये सब इस पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था। आसपास के शासक जो हैं वो सब इसके सामंत के रूप में काम करते थे। तो दिल्ली और अजमेर को जीतने के पर्पज से, चूंकि ये जो गियासुद्दीन गोरी है ये महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था, ऐसा ही महत्वाकांक्षी था इसका भाई शहाबुद्दीन गोरी।
तो इसने अपने भाई को जीतने के लिए भेजा कि जा अपने साम्राज्य को फैला। और इसने अपने भाई को गजनी का क्या नियुक्त कर दिया था? गजनी का गवर्नर, कि तू गवर्नर है, अपना गवर्नर बना के भेजा। अब देखिए, ये गजनी से इधर हिंदुस्तान आने का प्रयास करेगा तो रास्ते में जो पाकिस्तान वाले भाग हैं वो भी पड़ेंगे, जैसे सियालकोट वगैरह, ये जो पाकिस्तान के अंदर जगह है, सियालकोट है, लाहौर है, ये कई स्थान आएंगे। अब ये जो पहले है 1175 के अंदर ये मुल्तान को विजिट कर लेता है, जो कि पाकिस्तान में है। तो पहले इसने मुल्तान को वगैरह यहां विजिट कर लिया। मुल्तान को विजिट करने के बाद में इसने गुजरात की तरफ से इधर आने का रास्ता चुना। और चूंकि ये बात जो है वो 1178 की है, 1178 के आसपास, और उस समय यहां जो शासक था वो था भीमदेव। युद्ध होता है इनमें और गोरी जो है इसकी बुरी तरह पराजय होती है भीमदेव के द्वारा, और इसको वापस जाना पड़ता है हार करके। तो एक चीज गोरी समझ गया था कि यहां के जो राजपूत शासक हैं इन सब से टकराना इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि गोरी है वो हार मानने वालों में और निराश होने वाले लोगों में से नहीं था, तो उसने इधर से हिंदुस्तान की तरफ एंट्री करने का इरादा जो है वो त्याग दिया कि अब मैं ऊपर से ही ट्राई करूंगा। तो मुल्तान को तो 75 में ये वैसे ही जीत लिया था, 1175 में। इसके बाद में 1181 में ये यहां सियालकोट के दुर्ग का निर्माण करवाता है, उसको अच्छे से मजबूत बनाता है, उस पर अधिकार करके। सिंध वाला जो पार्ट था, पेशावर, यह सब जो पाकिस्तान की तरफ आज जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इन सब को वो विजिट करता है। और 1186 ईस्वी के अंदर लाहौर को भी विजिट कर लेगा। तो अब यहां तक तो पहुंच गया वो। आगे जो यहां पंजाब में स्थान पड़ता है भटिंडा, जिसको तबर हिंद या सर हिंद कहते हैं, और उस पर अधिकार किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। और गोरी जो है अपने अभियान को आगे उत्तर की तरफ से अब बढ़ाते हुए इस भटिंडा पर भी अधिकार कर लेता है। उस वक्त इसको कहते थे तबर हिंद या सर हिंद। भटिंडा तो बाद में कहने लगे थे, तबर हिंद या सर हिंद ये भटिंडा का ही प्राचीन नाम है। इस पर यहां आता है और जो भी यहां इनकी पुलिस चौकी टाइप जो भी होगी उनको वहां से भगा दिया और इस पर अधिकार कर लिया। और ये किला किसको? गोरी जो है वो जीत करके भटिंडा वाला जो है वो किला ही समझो, उसको जीत करके, और इसका जो एक खास आदमी था काजी जियाउद्दीन, उस जियाउद्दीन को इसने ये जगह जो है भटिंडा सौंप दिया और खुद आगे बढ़ता है। किधर? हरियाणा की तरफ आगे अब बढ़ा, और हरियाणा में जो तराइन का मैदान है वहां आकर के बैठ गया। और पृथ्वीराज को आगे कहा, आजा भाई पृथ्वीराज। और इधर पृथ्वीराज को भी जब पता चला कि इस तरह से जो इसका भटिंडा है उस पर इसने गोरी ने अधिकार कर लिया है, तो पृथ्वीराज भी युद्ध में आता है। तो देखिए युद्ध होता है इनमें, यह आमने सामने सेनाएं टकराती है तराइन के मैदान में। 1191 का युद्ध है ये, तराइन का पहला युद्ध। तो एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ है गोरी की सेना। आपस में युद्ध होता है। गोरी को आशा थी कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि जो पृथ्वीराज चौहान है इसके इतने जो है इसका हमला इतना जबरदस्त तरीके से होगा। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ और कौन कौन थे? एक तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था चामुंड राय, और एक जो दिल्ली का गवर्नर था गोविंदराज, वो पृथ्वीराज के साथ में थे, और भी कई वगैरह थे। गोरी के साथ में चौहान का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान की सेना का। और कहते हैं कि गोरी और इस गोविंद राय का आमना सामना हुआ। इस गोरी ने कोई वार किया और गोविंद राय के कहते हैं सामने के 2 दांत टूट गए, ऐसा लिखा मिलता है किताबों में। तो गोविंद राय को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, और उसने अपने भाले से पलटवार किया गोरी पे, और गोरी बुरी तरह घायल हो गया। अब गोरी जब घायल हो गया तो अब देखिए दृश्य क्या आता है। गोरी घायल होकर नीचे गिर चुका है, और अब पूरी तरह से किसके नियंत्रण में है? पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में। पृथ्वीराज चौहान अब जो ये गोविंद राय जो है, चूंकि ये गोरी नीचे गिर चुका है
और गोविंद राय उसको मारने के लिए पूरी तरह से भाला उसके अंदर उतारने के लिए जो ही हाथ ऊपर करता है तो उधर पृथ्वीराज चौहान उसको रोक देता है। और उसको जो गोविंद राय कहता है कि क्या हुआ साहब, कि अरे ये हम जो है घुटने टेके हुए पे वार नहीं करते। तो गोविंद राय समझाता है कि साहब ये गोरी बहुत डेंजर आदमी है, ये पहले भी इसने जो है, आपको इसकी हिस्ट्री शायद पता नहीं है, इसने मुल्तान उधर वो गुजरात की तरफ से भी आने की कोशिश की थी, लेकिन भीम ने उसको हरा दिया था। ऊपर ये जीतता हुआ लगातार आ रहा है और ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये फिर से आएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसकी बात को नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है और कहता है कि हम घुटने टेके पे वार नहीं करते, देखो कैसे मरा हुआ पड़ा है, घायल पड़ा है, चलो इसको छोड़ो। और उसको कहता है कि भाग यहां से, और बेचारे की लात मारता है उसके, बेचारा तो क्या कहा, लेकिन गोरी के लात मारता है और कहता है भाग यहां से। और गोरी की सेना भी जो है वो भाग चुकी थी, इर्द गिर्द कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और गोरी भी जो है वहां से घायल अवस्था में लंगड़ाता हुआ भागता है। और भागता हुआ पीछे की तरफ देखता हुआ जाता है और यह सोचता हुआ जाता है कि पृथ्वीराज, मैं अगली बार जब आऊंगा तो अपनी इस बेइज्जती का जो बदला जरूर लूंगा, और तूने मुझे जो जीवित छोड़ा है ये तेरी गलती तेरे पे बहुत भारी पड़ेगी। और यहां से गोरी वापस भाग जाता है। और गोरी देखिए जब वापस भागता है तो ऐसा कहते हैं कि गोरी जब यहां से, जैसे ये हरियाणा तराइन का है, गोरी जब वापस भाग रहा था तो भागते टाइम जम्मू कश्मीर का जो राजा था, जम्मू का कोई राजा था, उसका एक शिष्टमंडल वहां से गुजर रहा था। और वहां गोरी कुछ उसके सैनिक घायल अवस्था में, बेचारे मरी अवस्था में दिखे, तो उसने जो है इनकी मदद की। और जो था वो शिष्टमंडल, उन्होंने इनकी मदद की गोरी की। तो उससे गोरी को बहुत आराम मिला, उसके जो मरहम पट्टी वगैरह गांव पे वगैरह कुछ लगाया वो, और वहां से फिर ये आगे चला जाता है अफगानिस्तान की तरफ, गजनी। और रास्तों में इसके जो बाकी दूसरे सैनिक भागे हुए थे वो मिल रहे थे, वो कह रहे तू आ गया रे, कहा मैं भी आ गया, कह रहे तू, अरे मैं भी आ गया, मेरे बड़ी बुरी मारी यार इन्होंने। वो कह यार मुझे भी बहुत बुरी तरह पीटा। सब आगे आगे मिल गए, और मिलते मिलते आगे जाकर के इसकी सेना फिर से जो बचे कुचे थे वो सब एक हो गए और आगे जाकर के गजनी पहुंच गए। लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या? और गौरी जब वापस पहुंचता है तो सबसे पहले तो जो सैनिक उसके भागे थे उनको पकड़ता है और उन सबको दंडित करता है, उनका मुंह काला करता है और गधे पर बैठा के नगर के बीच में घुमाता है उनको। क्यों? कि तुम भागे कैसे, तुम मैदान छोड़ के कैसे भागे। और उसके बाद 1 साल तक वो अच्छे से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, यानी 1 साल तक उसने पूरे युद्ध की तैयारी की। उसने आसपास के जो कई ये देश वगैरह थे, तो तुर्कमेनिस्तान, ये जो कई अफगान, इन कईयों को वो भर्ती करता है और 1,20,000 की विशाल काय सेना का निर्माण करता है। तीर चलाने वाले अलग, तलवार चलाने वाले अलग, 10-10, 15-15 हजार की इस तरह से अलग अलग टुकड़ियां, एक से बढ़कर एक योद्धा तैयार करता है। इतिहासकार कहते हैं कि गोरी वापस जाने के बाद कभी भी चैन की नींद नहीं सोया। और यहां क्या स्थिति थी पृथ्वीराज चौहान की? इस घटना के तुरंत बाद मैंने आपको बताया वो उससे विवाह करता है संयोगिता से, और पूरी तरह से सुरा और सुंदरी में लीन हो जाता है। युद्ध करना, अभ्यास करना, सारी चीजें छोड़ दी और पूरी तरह से इन चीजों में लीन हो गया, डूब गया। मूल्यात्मक रूप से और नैतिक रूप से पतन होना शुरू हो जाता है। और ये जो पृथ्वीराज ने उसको छोड़ के भूल की थी गोरी को, इतिहासकार इसकी बहुत जबरदस्त आलोचना करते हैं कि ये एक ऐसा दाग है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज की इस भूल के लिए हम कभी उसको क्षमा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान कभी भी पृथ्वीराज को उसकी इस महाभूल के लिए क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त अगर गोरी को मार दिया जाता तो सल्तनत काल की स्थापना नहीं होती। तो ये भूल कितनी महंगी साबित हुई। ये भूल केवल एक इसके खुद के लिए साबित नहीं हुई, ये भूल पूरे हिंदुस्तान के लिए साबित होती है। तो अब इसके बाद में आगे की क्या स्थिति है? 1 साल ये तैयारी करता है और उसके बाद गोरी फिर से आ जाता है उसी तराइन के मैदान में। वही गधे, वही घोड़े, वही तलवार, वही सारा सब कुछ आ गया यहां पे, और अपना दूध भिजवाता है पृथ्वीराज के पास में। और ये दूत को ये कहता है कि भाई, वो आके इस संदेशा क्या भिजवाता है पृथ्वीराज के पास में कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और इस्लाम स्वीकार कर, इस्लाम स्वीकार कर और अधीनता मान ले, मेरी अधीनता।
तो पृथ्वीराज जो है वो उसको क्या कहलवाता है वापस से कि तुम्हें अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो भेंट है वो युद्ध स्थल में ही होगी। अब मोहम्मद गोरी जो है, मैं एक चीज आपको और बता दूं, जिस समय वो दूत पृथ्वीराज चौहान के पास में आता है ये सूचना लेकर के, उस समय अब जो इतिहासकार लाइन लिखते हैं कि उस समय पृथ्वीराज चौहान अंतःपुर की रंग रैलियों में लीन था। अंतःपुर का मतलब क्या होता है? हरम, यानी जो रानियां वगैरह और दासियां ये जो जहां रहती थी, तो उस समय भी पृथ्वीराज लीन था, यानी पृथ्वीराज को राजकार्य का यह भी पता नहीं था कि वो अपनी सेना लेकर के कहां तक पहुंच चुका है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, क्योंकि एक जो राजा होता है उसका सबसे बड़ी व्यवस्था होती है जासूस यानी गुप्तचर व्यवस्था। उसको यही नहीं पता चला कि उसकी सेना कहां तक आ चुकी है। और पृथ्वीराज अभी भी उस एक साल पहले वाले बुलावे में है कि मैंने एक साल पहले उसके कैसे मैंने गोरी के लात मार के भगाया था और कैसे वो भागा था। तो उसके दिमाग में तो सब कुछ वही चल रहा है। पृथ्वीराज ने रिवीजन नहीं किया। यही चीज मैं आपको रोता हूं बार बार, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो यह चीज आपके लिए बहुत महाभूल साबित होगी, चाहे आपने कितना ही पढ़ रखा हो। आपने राजस्थान जी के पहले चाहे कितना ही पढ़ रखा हो, अगर आपने याद करके और उसको साइड में रख दिया और यह सोचा कि एग्जाम टाइम में कभी दोबारा पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, या तो किया हुआ ही है, तो वो भी भूल जो है वो क्षमा लायक नहीं होगी। तो पृथ्वीराज तो उसी चीज के बोला, उसने सोचा जैसे मैंने हराया था पिछली बार वो स्थिति अब होगी। अब मोहम्मद गोरी ने तो सोचा यार मैं तो, मेरी जो गुप्तचर व्यवस्था है उसने तो ये कहा था कि पृथ्वीराज का तो इधर है ही नहीं ध्यान राजकार्य की तरफ, पर उसको लगा कि हो सकता है मेरी सूचना गलत हो। तो वो किस नीति से विजय प्राप्त करना चाहता था? छल की नीति से। और वो पृथ्वीराज के पास में सूचना भिजवाता है कि भाई ठीक है, मैं मेरे भाई से दोबारा बात करके बैठता हूं, मैं तो संधि करना चाहता हूं और मुझे ठीक है कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, तो मैं गजनी जो है मेरे मैं भेज देता हूं मेरे वो जो कि भाई वो जब तक सूचना लेकर के आएगा तब तक बात कर लेंगे। और इसी दौरान कहते हैं पृथ्वीराज भी जो है ये भी सेना वेना लेकर के यहां तक पहुंच जाता है तराइन के मैदान में, जो अलग अलग इतिहासकारों की बातें हैं। तो उसने सोचा नहीं था गोरी ने कि इस तरह से पृथ्वीराज आ जाएगा क्या। उसको लगा था कि भाई वो पहले, मैं तो सुना था कि इसकी कोई तैयारी नहीं है युद्ध की। अब पृथ्वीराज के साथ भी क्या बुरी स्थिति है, सारी सेना इसकी बिखरी भी पड़ी है। इधर जो गुजरात में थे चालुक्य शासक, यहां सेना बिखरी भी पड़ी है। इधर जो थे महोबा वाले, यहां सेना बिखरी भी है, कभी यहां बिखरी पड़ी है, कोई इधर सेना बिखरी पड़ी है। तो सारी सेना भी इसकी एक जगह नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो एक सेनाध्यक्ष था उदयराज, उसका नाम आता है, वो यहां था ही नहीं, तो वो तो आ ही नहीं आया, वो तो आ ही नहीं पाया यहां पे। फिर इसका एक मंत्री था सोमेश्वर, पृथ्वीराज का जो फादर का नाम भी सोमेश्वर था और एक मंत्री का नाम भी सोमेश्वर था, वो युद्ध के पक्ष में नहीं था। वो पृथ्वीराज ने उसकी बात मानी नहीं, तो सोमेश्वर नाराज होकर के गोरी के पास में चला गया और उसने सारी बातें बता दी गोरी को कि भाई साहब कोई तैयारी नहीं है, आप तो चाहिए हमला ही बोल दो इस पे। लेकिन गोरी किस चीज से युद्ध करना चाहता था? छल से। तो पृथ्वीराज के आने के बाद में भी वो कहता है कि भाई ठीक है एक बार रुक जाओ, और मैं जो है मेरा भाई है, मेरे भाई से मैं एक बार पूछ लेता हूं, उसके बाद अपने बात कर लेंगे। तो तराइन का जो ये मैदान है ये, अब पृथ्वीराज उसको कहता है कि ठीक है तेरे भाई से तो पूछ ले, लेकिन तेरे को तेरी आधी सेना जो है वो भेजनी पड़ेगी वापस। उसने कहा ठीक है। तो शाम का समय होता है, वो सेना अपनी भेजता है, तो सबको लगता है कि इसकी सेना वापस जा रही है और संधि वगैरह तो हो ही जाएगी। सब इस बुलावे में आ गए, पृथ्वीराज खुद और इसके सैनिक भी, क्योंकि वो पहले ही युद्ध का अभ्यास तो था ही नहीं किसी को। ये तो सीधे है कि बिना एग्जाम की, बिना किसी कंपटीशन की तैयारी के आप सीधा कंपटीशन देने पहुंच जाओ। तो अब, और इस गोरी ने अपने सैनिकों को साफ आदेश दिया था, ये गोरी है जैसे कि तुम रात होते ही जो ही अंधेरा होता है तो तुम फटाफट वापस उतनी ही तेज गति से लौट जाना। तो इस तरह से ये स्थिति करता है कि जैसे इसके सैनिक वास्तव में लौट गए हो, लेकिन उतनी ही तेज गति से इसके सैनिक वापस लौट आते हैं। और पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिक रात को फिर मदिरा पीते हैं, शराब वराब पीते हैं, मौज मस्ती करके सो जाते हैं। ये सब इतिहासकार कहते हैं। और गोरी को कहां नींद थी, उसको तो आक्रमण करना था। सुबह भोर के समय जब 4 बजे के आसपास का समय होता है, जब सभी गहरी निद्रा में लीन होते हैं, उस समय यह आक्रमण करता है।
तो जो इनके बने हुए थे कि खेमे, सबके अलग अलग जो खेमे बने हुए थे इनके, पृथ्वीराज के सैनिकों के, पृथ्वीराज का खुद का, सुबह 4 बजे के आसपास का समय है जब सबसे गहरी नींद आती है। उस समय मोहम्मद गोरी सेना सहित आक्रमण कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि उस समय जब सुबह 4 बजे के समय कौन सी तैयारी होगी युद्ध की, सब सो रहे हैं। और जब सोते थे तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा जो युद्ध में ये जो सामान पहनते थे, जैसे सीने पर ये पहनते थे कवच, हाथों में पहनते थे, पूरे अस्त्र सहित शस्त्र सहित जो युद्ध वाली वेशभूषा है वो पहन के योद्धा तैयार होता था। अब यहां बेचारा कोई सीधा ही सो रहा है, अचानक आक्रमण कर दिया खेमों में। और इतिहासकार कहते हैं कि जब सुबह इसका आक्रमण होता है गोरी का, अंधेरे में, मतलब 4 बजे के आसपास का समय मान लीजिए, उस समय जब गहरी निद्रा में लीन था, उस समय पृथ्वीराज गहरी निद्रा में लीन था, यह लिखा मिलता है। और हो सकता है बेचारा सैनिक कोई जल्दी उठता, वो 4 बजे पानी का लोटा लेकर के कहीं गए हुआ हो साइड में कहीं, इन्होंने अचानक आक्रमण कर दिया। गोए अब जो पड़ती ये जू ही आ रहा, आक्रमण हो गया, आक्रमण हो गया, हो हल्ला मचा, सभी सैनिक फटाफट तैयार हुए, रहे पहन पहन, तू पहन कवच, वही कर रहा है, तू पहन, फटाफट पहन, फटाफट पहन, और करके तैयार हो रहे हैं। अब कहां, आप सोच सकते हैं, उस कल्पना को सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। पृथ्वीराज चौहान जो है वो हाथी पर बैठता है पहले, और हाथी पर बैठ के इसका सामना करता है, जो सच बताते हैं वो। लेकिन चूंकि जब कुछ है ही नहीं हाथ में, तो फटाफट जो अपना घोड़ा जो होता है उस घोड़ा पर बैठ के यहां से पृथ्वीराज भाग जाता है, दूर निकल जाता है, और ये हिसार की तरफ, इस तरफ भाग जाता है। पृथ्वीराज के जो ये गोरी के सैनिक इसका पीछा करते हैं, पृथ्वीराज को पकड़ते हैं और पृथ्वीराज को मार दिया जाता है। कुछ कहते हैं कि अजमेर ला करके मारता है, कुछ कहते हैं वही मरवा दिया, कुछ कहते हैं कि गोरी के सामने लाया गया तो गोरी को पृथ्वीराज कहता है कि मैं तो तेरे को जीवित छोड़ा था, तो गोरी उसको कहता है कि क्यों छोड़ा था, मेरी गलती थी वो, लेकिन मैं तुझे जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि दूसरे युद्ध को तो हम युद्ध मानते ही नहीं है, ये कोई युद्ध था ये, जिसमें एक तरफ जो गोरी है वो तो पूरी तरह तैयार है और दूसरे वाला कोई तैयार नहीं है। तो यहां भी पृथ्वीराज की ही गलती बताई जाते हैं कि पहले युद्ध के बाद में पृथ्वीराज का जो है वो दिनों दिन वो गिरावट होता है, इसमें गिरावट ही होती है, और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब कई जो हार के लिए कई कारण सामने आते हैं, ये जैसे अजमेर है, तो कुछ हार के कारण के रूप में बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसके पास एक घोड़ा था नाट्यरंभा की, घोड़ा तो दूसरा था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने इसके अश्वशाला के वाला का जो हेड था प्रमुख, उसके साथ मिलकर के पृथ्वीराज का घोड़ा जो है वो चेंज करवा दिया था, बदलवा दिया था। और ये नाट्यरंभा नाम का घोड़ा था, ये नाचने में निपुण था। तो पृथ्वीराज जब इस पे बैठ के युद्ध करता है तो ये घोड़ा क्या करने लग गया, नाचने लग गया। तो पृथ्वीराज युद्ध ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए हार गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये सब हार को छिपाने के हैं तरीके, सारी कहानी दूसरी है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसा योद्धा, मतलब जो जिसके सामने कोई भी योद्धा नहीं बैठ पाता था, उस योद्धा का इस तरह से अंत होता है। अब जो असली कहानी है वो तो यह है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का बेटा होता है गोविंद राय, जो दिल्ली का गवर्नर था वो अलग है, इसके बेटे का नाम भी गोविंद राज था, मिलते जुलते से नाम थे, एक छोटा बालक था गोविंद राज जो है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब होती है, 1192 में, 1166 में इसका जन्म है। तो आप समझ सकते हैं जब पृथ्वीराज चौहान मरा तो 26 साल की आयु में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसका बेटा बच्चा ही रहा होगा। अगर पृथ्वीराज चौहान 15-16 साल की उम्र में भी अगर इसके बच्चा होता है, तो भी आप मान लीजिए कि 7-8 साल का या 8-10 साल का ज्यादा से ज्यादा उम्र रही होगी इसकी, गोविंद राज की। तो गोरी जो है वो इस गोविंद राज से खूब पैसे वसूलता है, धन वसूलता है, अधीनता स्वीकार करवाता है कि भाई अधीनता आप सब कुछ मेरा ही अजमेर, और गोविंद राज को यहां का राजा बना करके, और ये गोरी वापस चला जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम, उसको इन सब सारा अधिकार जो है वो किसको सौंप जाता है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि अब तू यहां संभाल सारा, अब ये सब तेरे ही संरक्षण में है, तुझे ही सब संभालना है, और यहां से टैक्स वसूल करता रहना इन सब से। देखिए सच्ची घटना तो है ये। पृथ्वीराज रासो क्या कहता है कि मोहम्मद गोरी, ये जो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, हार होने के बाद
मोहम्मद गोरी इसको बंदी बना करके अपने साथ लेके जाता है गजनी। और इसके साथ साथ ही जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्रवरदाई, वो भी साथ में चला जाता है। तो फिर पृथ्वीराज रासो जो था उसको पूरा किसने किया था? जलहण। जो चंद्रवरदाई का बेटा है जलहण का, इसने पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। तो अभी कहानी क्या है कि चंद्रवरदाई जो इसमें पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि चंद्रवरदाई जो है ये साथ में चला गया, ये दोनों साथ में चले जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी वहां मोहम्मद गोरी के सामने पेश किया जाता रहे, तो पृथ्वीराज चौहान अभी भी उसको वैसे ही घूर रहा था गोरी को। तो गोरी उसको कहता कि आंख नीचे कर, कहता नहीं करूंगा। कर आंखें नीचे कर, ना नहीं करूंगा मैं। तो फिर वो पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा देता है, इसकी आंखें फोड़ देता है और कारागार में डाल देता है। अब ये दोनों करते हैं प्लान, चंद्रवरदाई और ये जो है पृथ्वीराज चौहान, क्या कि भाई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर था। तो इन्होंने ये किया कि जब उसके गोरी के सामने है और मैं कुछ ऐसी घोषणा करूंगा, उसको ये बताऊंगा। कौन कहता है? चंद्रवरदाई, कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर है और आप इस देखिएगा कैसे शब्द वेदी बाण चलाता है। मतलब अंधा कर दिया आपने, फिर भी ये शब्द सुन के, आवाज सुन के तीर चला सकता है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। गोरी ने कहा अच्छा ये बात होती है, ये गोरी को बोलता है। अगले दिन सबके सामने जो है वो सारी जनता उनके सामने होता है प्रदर्शन, पृथ्वीराज को लाया जाता है और गोरी जो है वो सामने बैठा होता है। चंद्रवरदाई घोषणा कर ये कहता है कि साहब आप जो है ये पृथ्वीराज अब तीर चलाना चाहेगा तो हमारी इच्छा है कि आप जो है अपने मुंह से इसकी घोषणा करें। तो गोरी जो एक बार बोल के बताता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो आज ये मैं करता हूं और ये जो है हम पृथ्वीराज चौहान का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। तो आवाज तो सुनी ली पृथ्वीराज चौहान ने, अब सही डायरेक्शन कैसे बताएगा? तो उस समय चंद्रवरदाई एक दोहा बोलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, त्या ऊपर बैठा सुल्तान चुके मत चौहान। कि 4 बांस और 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण की इतनी इतनी दूरी पर वो बैठा है और मत चुके चौहान। तो फिर पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और वो तीर सीधा मोहम्मद गोरी के लगता है, क्योंकि उसकी आवाज तो सुनी ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, तो पता था किधर बैठा है। उसके तीर चलाते ही चंद्रवरदाई जो है वो, इसके पास में क्या होता है? खंजर, वो पृथ्वीराज चौहान के सीने में घोंप देता है, जो कि इनका पहले का प्लान था। और फिर क्या है, जो पृथ्वीराज ने इसको मार दिया चंद्रवरदाई को और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और दोनों वहीं समाप्त हो गए। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये बात सही नहीं है, क्योंकि 1206 में पंजाब में खोखरों के आक्रमण को दबाने के लिए, ये जो खोखर है ये जाति हुआ करती थी, मतलब खोखर एक प्रकार से ये जाट ही थे जो खोखर थे वो। तो खोखरों के आक्रमण को दबाने के लिए गोरी आता है, 1206 की घटना है। और इनके आक्रमण के दौरान जो है वो गोरी घायल होकर और गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। 1206 वहां से सल्तनत काल की जो है वो नींव स्थापित होती है, जो है मतलब 1206 से अब जो है सारा अधिकार किसके हाथ में आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। तो ये एक सही घटना जो मैंने आपको सारी बताई कि सही घटना यह है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और बाकी पृथ्वीराज रासोमेर जो लिखा हुआ है वो फिर ये है कि ये पहले दोनों आपस में सब मरमरा गए, जबकि सच ये है कि मोहम्मद गोरी मरेगा 1206 में। तो ये पृथ्वीराज चौहान वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपके बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जो सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ये हर चीज आपको पता होना चाहिए कि जो अजमेर के चौहान शासक हैं कैसे पृथ्वीराज के रूप में एक वीर सेनानायक, इसके गुण जो है देखिए, गुण और अवगुण दोनों की इतिहासकार प्रशंसा करते हैं कि पृथ्वीराज इतना वीर था, वो जिस तलवार से युद्ध करता था वो इतनी भारी थी कि केवल 1-2 योद्धाओं को छोड़ करके, और वो तलवार उठाना भी किसी के बस की बात नहीं थी, और पृथ्वीराज चौहान उस तलवार को उठा करके युद्ध किया करता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वीर था, जाबाज था, योद्धा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के अंदर कुछ अवगुणों में अगर आप देखेंगे तो उसने सबसे पहली गलती जो की थी वो ये थी कि उसने आसपास सबको अपना शत्रु बना लिया। जो जो स्वदेश के समझ लीजिए आप, क्योंकि सब एक ही जो स्व जाति के भाई सभी राजपूत थे, जिनसे आपस में शुरुआत में जिनको भी पराजित करता है इन सब का सब क्या थे? राजपूत शासक थे सारे। तो सबको पराजित किया, सबसे युद्ध करता रहा, सबसे दुश्मनी मोल ले ली, तो किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो जयचंद घेड़वाल है उसको भी अपने साथ मिला लिया था। तो अलग अलग चीजें हैं।
तो मेन बात यह है कि 1191 के बाद में पृथ्वीराज चौहान का नैतिक रूप से भी जो है वो पतन शुरू हो जाता है, और वो ना ढंग से तैयारी कर पाया युद्ध की, ना कोई और तैयारी थी। तो फिर यहां जाकर के इस तरह से अजमेर के चौहान है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया 1192 ईस्वी के अंदर जो है वो तो गौरी वापस चला गया था। इसका बच्चा छोटा था गोविंदराज, और जब कोई भी बच्चा गद्दी पर बैठेगा तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसको गद्दी से हटाने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का सगा छोटा भाई था हरिराज, हर राय या हरिराज। इसने गोविंदराज को यहां से भगा दिया। तो गोविंदराज यहां से भाग करके आ जाता है रणथंबोर, और कुतुबुद्दीन ऐबक से इजाजत लेकर के और 1194 ईस्वी में रणथंबोर के चौहानों की स्थापना करता है। और रणथंबोर के चौहान आपके सिलेबस में है, तो वो भी आपको पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे।